बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं टॉन्सिलाइटिस। तो टॉन्सिलाइटिस जो है ना, ये हमारे साथ जो टॉन्सिल्स होते हैं, जो हमारे गले में प्रेजेंट होते हैं, जो हमारे नेक में प्रेजेंट होते हैं, सॉफ्ट सी मास होते हैं, ठीक है, दोनों साइड पे बायलैटरल होते हैं और ये जो है ना, ये लिम्फ नोड्स की शक्ल में मौजूद होते हैं, ठीक है। जितनी भी ऑर्गेनिज्म अंदर जाने की कोशिश करते हैं, तो ये जो टॉन्सिल्स होते हैं, ये उस ऑर्गेनिज्म को, जो कि हमारे साथ वायरस, बैक्टीरिया वगैरह कुछ भी हो सकती है, उसको क्या करते हैं, उसको रोकने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये जो टॉन्सिलाइटिस होती है, जब भी हमारे साथ टॉन्सिल की, जो हमारे नॉर्मल टॉन्सिल्स होते हैं, जो कि यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, आप लोग इस डायग्राम में देख सकते हैं, इसकी क्या हो जाती है, इसकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है और ये बड़े बड़े हो जाते हैं। और उस दौरान हम कहते हैं कि जब भी हमारे साथ इन्फ्लेमेशन ऑफ द टॉन्सिल हो जाए, तो उसको हम कहते हैं कि टॉन्सिलाइटिस हो गई है। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने याद रखना है कि ये जो टॉन्सिलाइटिस है, ये ज़्यादातर मोस्टली जो है ना, वायरल इन्फेक्शन की वजह से काज होती है और ये फिर किसी भी मेडिसिन वगैरह के ज़रिए से जल्दी ट्रीट नहीं हो सकती। तो इस वजह से फिर हम क्या कर देते हैं, सर्जरी कर देते हैं, क्योंकि पेशेंट को जिसको टॉन्सिलाइटिस हो गई होती है, तो उसको क्या कर देते हैं, उसको डिफ़िकल्टी इन स्वॉलोइंग हो जाती है, ठीक है। और ये जगह जो है ना, ये स्वॉलो हो जाती है, रेड हो जाती है एंड टेंडरनेस में आ जाती हैं। तो ये जो बच्ची होती हैं या जो बड़े होते हैं, जिसको भी टॉन्सिलाइटिस हो जाए, तो वो जो है ना, वो सही से सांस भी नहीं ले सकते, फिर उसकी आवाज़ में हॉर्सनेस आ जाती है, ठीक है। इसके साथ साथ उसको लेरिंजाइटिस, ब्रोंकाइटिस वगैरह भी हो जाती है और बहुत सारे डिफ़िकल्टीज इसकी वजह से आ सकती है। तो इस वजह से हम फिर सर्जरी कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स, आइए स्टार्ट लेते हैं। इस चैप्टर को स्टार्ट लेने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल लेक्चर्स बाय अनाया को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को बहुत जल्द मिल सके। स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल लेक्चर्स बाय अनाया को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल लेक्चर्स बाय अनाया को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दें। ऑब्जेक्टिव्स क्या हो सकते हैं, तो जैसे कि मैंने सिंपल आप लोगों को एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के बारे में बताया कि थ्रोट की क्या एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी हो सकती है, उसके बारे में थोड़ा डिस्कस किया, ठीक है। उसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे एटियोलॉजी एंड इसकी पैथोफिजियोलॉजी की तरफ कि किस तरह से इसकी काजेस हो सकती है टॉन्सिलाइटिस की, और पैथोफिजियोलॉजी क्या हो सकती है, इसकी साइन एंड सिम्टम के बारे में पढ़ेंगे, प्रिवेंशन एंड डायग्नोसिस के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम मेडिकल एंड नर्सिंग मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हमारे साथ नर्सिंग डायग्नोसिस एंड जो नर्सिंग प्रिवेंशन है वो मौजूद है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, अगर टॉन्सिलाइटिस को आप लोग देख ले, तो लिखा गया है कि जब हमारे साथ टॉन्सिल की इन्फ्लेमेशन हो जाए, तो उसको हम कहते हैं टॉन्सिलाइटिस। ये दो ओवल शेप्ड की फैट्स प्रेजेंट होते हैं हमारे थ्रोट में, बैक साइड ऑफ द थ्रोट पे टिश्यूज का कुछ पैड्स होते हैं, ठीक है, दो पैड्स होते हैं, वो हमारे बैक साइड ऑफ द थ्रोट पे प्रेजेंट होते हैं। और जब भी उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाए, तो उसको हम कहते हैं कि टॉन्सिलाइटिस हो गया है। इस साइड पे, एक साइड पे वन प्रेजेंट होती है और दूसरी साइड पे वन प्रेजेंट होती है। टॉन्सिलाइटिस जो है ना, ये यूजुअली ज़्यादातर सडनली स्टार्ट हो जाती है और ये कुछ ही वीक्स के लिए, जैसे कि 1 या 2 वीक्स के लिए होती है, और ये दोबारा से कभी कभार ठीक हो जाता है, ठीक नहीं हुआ है तो ये दोबारा से क्या हो जाते हैं, रिटर्न हो जाते हैं। और ये जब रिटर्न हो जाए, तो बहुत मजबूती के साथ रिटर्न हो जाती है, जो कि फिर हम किसी भी एंटीबायोटिक्स वगैरह के साथ ट्रीट नहीं कर सकते और फिर क्या कर देते हैं, फिर इसके लिए सर्जरी परफॉर्म करना ज़रूरी हो जाता है। अब हमारे साथ 3 टाइप्स होते हैं टॉन्सिलाइटिस की। तो एक होती है एक्यूट टॉन्सिलाइटिस, एक होती है रिकरेंट टॉन्सिलाइटिस और एक होती है क्रॉनिक टॉन्सिलाइटिस। अगर एक्यूट टॉन्सिलाइटिस की बात करें, तो एक्यूट टॉन्सिलाइटिस जो है ना, ये तकरीबन 3 to 4 डेज के लिए होती है। और अगर ज़्यादा एक्यूट टॉन्सिलाइटिस जो है ना, वो ज़्यादा अरसे के लिए हो जाए, तो फिर 2 वीक्स के लिए होती है, इससे ज़्यादा नहीं हो जाता, ठीक है। अगर 2 वीक से ज़्यादा हो गया, तो फिर वो हमारे साथ क्रॉनिक टॉन्सिलाइटिस बन जाता है, ठीक है, यानी ज़्यादा अरसे के लिए होता है। और अगर हमारे साथ टॉन्सिलाइटिस एक बार ट्रीट किया हमने और दोबारा से वो आ गया, यानी एक ईयर में दोबारा से वो रिटर्न हो गया, तो उसको हम कहते हैं कि रिकरेंट टॉन्सिलाइटिस, यानी एक बार ट्रीट किया था और दोबारा से ये हो गया, ठीक है, यानी कि इन्फ्लेमेशन दोबारा से आ गया। स्टूडेंट्स, इस डायग्राम में आप लोग देख सकते हैं, अगर नॉर्मल टॉन्सिलाइटिस को आप लोग देख लें, तो बिल्कुल नॉर्मल पेट टॉन्सिलाइटिस नहीं होती, टॉन्सिल्स होती हैं। तो अगर नॉर्मल टॉन्सिल को आप लोग देख लें, तो बिल्कुल इसी तरह से होती है नॉर्मल, ना तो स्वेलो हो गया है, ना इसमें कोई पस वगैरह की एक्युमुलेशन हो गई और ना ही ये रेड हो गए हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग इस साइड पे देख लें, तो इस टॉन्सिल की बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन हो गई है, टॉन्सिलाइटिस हो गया है, पस एक्युमुलेशन हो गई है और इसमें क्या हो गया है, वाइटिश स्पॉट्स भी आए हैं, ठीक है। एंड ये जो है ना, ये बहुत पेनफुल होता है। अगर इसकी एटियोलॉजी की हम बात करें, तो एटियोलॉजी में क्या आ सकते हैं, टॉन्सिलाइटिस जो है ना, ये मोस्टली वायरस की वजह से कास होती है, लेकिन कभी कभार ये बैक्टीरिया की वजह से भी कास हो जाती है। अगर ये एक बैक्टीरिया की हम बात करें कि कौन से बैक्टीरिया की वजह से कास होती है, तो ज़्यादातर जो टॉन्सिलाइटिस होती है वो हमारे साथ स्ट्रेप्टोकोकस पायोजिन्स की वजह से कास होती है, जो कि हमारे साथ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, जो कि स्ट्रेप्ट
थ्रॉट भी काज कर देती है, ठीक है। ये जो थ्रॉट है ये बिल्कुल स्ट्रप हो जाती है, ठीक है। इसके साथ साथ जो फर्दर बैक्टीरियाज है वो भी हो सकते हैं, जैसे कि स्ट्रेप्टोकोकस हो गए, तो इसी तरह से अदर टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म भी हो सकते हैं, ठीक है। अगर स्ट्रिप थ्रॉट की हम बात करें तो स्ट्रिप थ्रॉट किस चीज़ को कहते हैं, जब हमारे साथ कफ हो विदाउट फैन एंड फीवर विदाउट कफ, ठीक है। जब हमारे साथ फैन इन फीवर हो, यानी थ्रॉट में फैन भी हो और फीवर भी हमें फील हो रहा हो लेकिन कफ ना हो, तो उसको हम कहते हैं कि स्ट्रिप थ्रॉट हो गई है, ठीक है। वायरस की अगर हम बात करें तो कौन कौन से वायरस जो है ना वो हमारे साथ टॉन्सिलाइटिस काज कर सकती है, तो जो एडिनो वायरस हो गया, हर्पीस कम्प्लेक्स वायरस हो गया, साइटोमेगालस वायरस हो गया, मीजल वायरस हो गया, ये कुछ ऐसे कॉमन वायरस है जिसकी वजह से हमारे साथ टॉन्सिलाइटिस काज हो सकती है। अगर पैथोफिजियोलॉजी की हम बात करें तो पैथोफिजियोलॉजी क्या हो सकती है, जब हमारे साथ वायरस या बैक्टीरिया जो है ना वो रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर चला गया और वो टॉन्सिल तक पहुंच गया, तो उसके बाद क्या होगी, इस एटियोलॉजिकल फैक्टर जो कि हमने पढ़ा कि वायरल बैक्टीरिया वगैरह हो सकती है, तो ये वायरल या बैक्टीरिया अगर पहुंच गया टॉन्सिल तक तो वहाँ पे इन्विजन करेगी, ठीक है। यानी वहाँ पे हमें बैक्टीरिया जो है ना वो ग्रोथ करेगी। जब बैक्टीरिया ग्रोथ करेगी वहाँ पे बच्चे पैदा करेंगे और उसके बच्चे के बाद जो एंटीजन एंड एंटीबॉडीज है वो क्या करेगी, उसकी रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी। जब उसकी रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी तो वहाँ पे हमारे साथ हिस्टामिन, प्रोस्टाग्लैंडिन वगैरह रिलीज हो जाएगा जो कि इन्फ्लेमेशन काज कर देती है, ठीक है। तो वहाँ पे इन्फ्लेमेशन काज करेगा लेकिन एलर्जी को ख़त्म करेगा, ठीक है। और जब भी इन्फ्लेमेशन काज हो जाएगी तो वहाँ पे एडिमा काज हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे ब्लड सप्लाई ज़्यादा होगी तो एडिमा काज हो जाएगा। जब टॉन्सिल की एडिमा काज हो जाए तो वहाँ पे फिर स्पेस आ जाएगी तो वहाँ पे फ्लूइड की या पस की एकमुलेशन होगी। जब पस की एकमुलेशन होगी तो ये जो टॉन्सिल है ये स्वॉलन होगी और इरिटेबल होगी, और इसकी वजह से हमारा जो अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक है या अपर रिस्पिरेटरी एयरवे है वो क्या हो जाएगी, वो कंस्ट्रक्ट होगी। जब भी वो कंस्ट्रक्ट होगी तो वहाँ पे टॉन्सिलाइटिस काज हो जाएगा, यानी ये टॉन्सिलाइटिस ही होगा, ठीक है। अगर साइन एंड सिम्टम की हम बात करें तो क्या साइन एंड सिम्टम हमें मिलेंगे टॉन्सिलाइटिस के दौरान, तो साइन एंड सिम्टम हमारे साथ हो सकती है, फीवर होगी, ठीक है, सॉर थ्रॉट होगी, इसके साथ साथ बैड ब्रीथ होगी। जब भी वो ब्रीथ करेगा तो वहाँ पे फ्लूइड की आपस की एक्युमुलेशन होती है, तो इस वजह से हमारे मुंह से कुछ इस तरह से अनप्लेजेंट स्मेल आएगा, ठीक है। डिफिकल्टी इन स्वॉल्विंग होगी। डिफिकल्टी इन स्वॉल्विंग जो है ना इसको हम डिस्पेजिया भी कहते हैं। जब भी स्वॉलिंग में डिफिकल्टी होगी तो इसको हम डिस्पेजिया भी कहते हैं। या ओडिनोफीजिया होगी। ओडिनोफीजिया हमारे साथ जब पेनफुल स्वॉल्विंग होगी, ठीक है। जब हम किसी चीज़ को स्वॉलो कर रहे हैं तो उसके साथ पेन हमें फील हो रहा है, चाहे वो पानी हो, चाहे वो रोटी हो, कुछ भी हो, ठीक है, चाहे वो हमारा सलाइवा क्यों ना हो। डिहाइड्रेशन होगी, क्योंकि जब भी वो किसी चीज़ को क्या कर रहा है, इंटेक कर रहा है, तो उसे फैन महसूस हो रहा है तो वो ज़्यादातर फ्लूइड से रेस्ट्रिक्ट रहेगा, यानी फ्लूइड जो है ना वो नहीं लेगा, ठीक है। इसके साथ साथ पे टेंडरनेस हो सकती है। टेंडर लेम्फ नोड, जो लेम्फ नोड है यहाँ पे जो नेक पे प्रेजेंट होता है तो उसकी टेंडर हो सकती है, ठीक है। जब उसको आप टच करेंगे तो वो फैन महसूस करेगा। माउथ ब्रीथिंग जो है ना वो खराब हो सकती है और माउथ ब्रीथिंग जो है ना वो भी स्टार्ट करेगी इस दौरान। क्यों माउथ ब्रीथिंग जो है ना वो बंदा सही से नहीं करेगा, क्योंकि इस दौरान जो है ना उसकी जब भी वो सांस ले रहा है तो उसे पेन महसूस हो रहा है, ठीक है। एंड स्नोरिंग होगी, हराटे लेना एंड स्लीप एपनिया हो सकती है, क्योंकि उसका गला जो है ना वो स्वॉलो हो गया है, यहाँ पे जो सांस की नाली है वो बिल्कुल बंद हो गई है, तो इस वजह से उसको स्लीप एपनिया भी हो सकती है। फिर लिखा गया है कि टायर्डनेस होगी, लेथर्जी होगी एंड मलीज होगी, क्योंकि उसके जो बॉडी फंक्शन है वो सही से नहीं हो रहा है, वो सही से कुछ खा पी नहीं रहा है, उसे एनर्जी कहाँ से मिलेगी। वाइट पैचेस होगी यहाँ पे, जहाँ पे टॉन्सिल्स है, ठीक है, तो टॉन्सिल पे वाइट पैचेस होगी, स्वेल होगी एंड फस होगी एंड रेडनेस होगी, ठीक है। एंड डायग्नोजिंग की अगर हम बात करें तो किस तरह से हम एक पेशेंट को डायग्नोज कर सकते हैं अगर उसका टॉन्सिलाइटिस हो गया है, तो पहले तो हम फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, यानी एक टॉर्च के जरिए से उसका जो माउथ है उसको खुला करके उसको चेक करेंगे कि वाइट पैचेस वगैरह, स्वेलिंग या रेडनेस वगैरह दिखाई दे रहा है कि नहीं टॉन्सिल पे, ठीक है। फिर उसके बाद जो थ्रॉट स्वैप है वो करेंगे। थ्रॉट स्वैप किस तरह से करते हैं, एक थ्रॉट से थोड़ा सा कल्चर लेते हैं और उसको टेस्ट कर देते हैं कि ये किस तरह से, मतलब ये जो इन्फेक्शन है ये किस की वजह से हुआ है, बैक्टीरिया है, वायरल है, कौन सा टाइप ऑफ इन्फेक्शन है, ठीक है। फिर हमारे साथ आता है सीबीसी कंप्लीट ब्लड काउंट को कहते हैं, और इसमें हम इन्फेक्शन को मालूम करते हैं कि ल्यूकोसाइड्स वगैरह तो हाई नहीं है, ठीक है, साल्ट जो भी है उसको हम चेक करते हैं
है कि अगर वो हाई है तो वो हमें दिखाई देता है कि वायरल इन्फेक्शन है या बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। प्रिवेंशन की अगर हम बात करें तो किस तरह से हम प्रिवेंट रह सकते हैं टॉन्सिलाइटिस से, तो जो भी टॉन्सिलाइटिस का पेशेंट है उससे हम दूर रहेंगे, ठीक है, डिस्टेंस में रहेंगे। जब भी वो बातें करेगा हमसे तो थोड़ा दूर रहेगा, ताकि जो माउथ ड्रॉप है वो कहीं हमारे माउथ में नहीं चला जाए और इसकी वजह से हमें भी टॉन्सिलाइटिस हो सकती है। दूसरा है कि जो ग्लासेस वगैरह होती है जिसपे वो पानी पीता है या जो भी पीता है, तो उसको हम क्या करेंगे, उसको हम यूज़ नहीं करेंगे, उसको शेयरिंग से अवॉइड रखना है, क्योंकि इसकी वजह से भी टॉन्सिलाइटिस का हो सकती है। अपने हाथों को फ्रिक्वेंटली धोना है, और क्यों धोना है, ताकि आपके हाथ पे कोई जर्म वगैरह हो और जब वो किसी चीज़ को भी इंटैक्ट करे अपने माउथ में तो उसके साथ जो हाथ का जर्म है वो भी मिल सकता है, तो इसलिए हम हाथों को धोएंगे, ठीक है। कवर योर माउथ विद अ टिश्यू और हैंड व्हेन यू आर कप। जब आप कप या स्नीज कर रहे हैं तो उस दौरान आपने क्या करना है, अपने हाथों के ज़रिए से या टिश्यू वगैरह के ज़रिए से या किसी रुमाल वगैरह के ज़रिए से अपने माउथ को क्या करना है, फुली कवर करना है, ठीक है, ताकि आपके माउथ ड्रॉप्स जो है ना वो किसी दूसरे को नुकसान न कर दें। और इसी तरह से अपने बच्चों को भी सिखाना है, वॉश हैंड। जब भी आप स्नीज या कप करें तो उसके बाद आपने डायरेक्ट ही अपने हैंड्स को वॉश करना है। कीप योर चाइल्ड एट होम इफ दे आर सिक। अगर आपका बच्चा जो है ना वो बीमार है, टॉन्सिलाइटिस है, तो आपने बिल्कुल घर में रखना है ताकि किसी को शेयर ना हो जाए ये बीमारी, ठीक है। मेडिकल ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो मेडिकल ट्रीटमेंट क्या हो सकती है, तो जब भी हमारे साथ पेशेंट टॉन्सिलाइटिस का हो तो वो अगर वायरल कास हो तो उसका कोई भी सही से मेडिसिन जो है ना वो ट्रीट नहीं कर सकता, उसके लिए फिर हम सर्जरी ही कर देते हैं। लेकिन अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया हो तो उस दौरान हम क्या कर देते हैं, उसके स्ट्रेप थ्रोट को हम ट्रीट कर सकते हैं, जैसे कि एंटीबायोटिक्स वगैरह दे सकते हैं, जिसकी वजह से उसका स्ट्रेप थ्रोट जो है ना वो ठीक हो सकता है। इसके साथ साथ इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर योर चाइल्ड एंड फिनिश इट द एंटीबायोटिक्स इवन इफ ही और शी फील बेटर। अगर वो जो है ना वो हमारे साथ जो बच्चा है और वो एंटीबायोटिक्स का इंटेक कर रहा है और उससे उसको थोड़ा जो मतलब बेटर फील हो रहा है, तो उस दौरान आपने क्या करना है, उस दौरान आपने अपने बच्चे को वो एंटीबायोटिक जो है ना उसको फिनिश करना है, ठीक है, यानी उसको अपने देना है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर योर चाइल्ड, ये आपके चाइल्ड के लिए इम्पॉर्टेंट है टू फिनिश द एंटीबायोटिक, ताकि वो अपने एंटीबायोटिक्स को ख़त्म कर दे, इसको मतलब मिड में ना छोड़े, क्योंकि फिर हमारे साथ जो इन्फेक्शन है वो री इन्फेक्टेड हो सकता है। तो अगर उसे अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है, लेकिन उसने एंटीबायोटिक को ख़त्म ही करना है, ठीक है, मिड में नहीं छोड़ना है। इफ़ ट्रीटमेंट स्टॉप टू सून, अगर ट्रीटमेंट को स्टॉप किया जल्दी से तो इस दौरान हमारे साथ दोबारा से बैक्टीरिया जो है ना वो सर्वाइव कर सकते हैं और री इन्फेक्शन बहुत सीवियर फॉर्म में आ सकती है। सर्जिकल ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो सर्जिकल ट्रीटमेंट जो है ना एक सर्जरी होती है टॉन्सिलाइटिस का, जो कि हमारे साथ क्या होती है, टॉन्सिलेक्टोमी होती है, ठीक है। तो टॉन्सिलेक्टोमी जो है ना ये एक सर्जिकल प्रोसीजर होता है, इसमें जो बोथ साइड पे जो पेलेंटाइन टॉन्सिल्स होते हैं उसको रिमूव कर देते हैं ताकि दोबारा से हमारे साथ रिकरेंट टॉन्सिलाइटिस नहीं हो जाए, ठीक है। और ये ज़्यादातर जब वो एक बार उसको ट्रीट कर दे टॉन्सिल की तो वो दोबारा से रिकरेंट आ जाता है, मतलब किसी एंटीबायोटिक के जरिए से एक बार ट्रीट किया और दोबारा से 1 साल के अंदर दोबारा से आ गया और फिर उसको ऑब्स्ट्रक्शन, स्लीप एपनिया वगैरह फील हो रहा है, तो उस दौरान हम ज़्यादातर टॉन्सिलेक्टोमी कर देते हैं। नर्सिंग डायग्नोसिस की अगर हम बात करें तो नर्सिंग डायग्नोसिस में सिंपल नर्सिंग डायग्नोसिस ये है कि रिस्क फॉर एस्पायरेशन हो सकती है, क्योंकि वो सही से स्वॉलो नहीं कर सकते हैं किसी चीज़ को, ठीक है, और जब भी वो स्वॉलो कर रहा है तो वो उसको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है, तो इस वजह से उसको एस्पायरेशन की चांसेस हो सकती है कि हवा की जो नाली है, जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है, वहाँ पे कुछ चला जाए, ठीक है, चाहे वो ब्लीडिंग हो, चाहे वो किसी भी खुराक का पार्टिकल हो, जो भी हो, ठीक है। एक्यूट पेन हो सकती है। एक्यूट पेन क्यों हो सकती है, क्योंकि उसका इन्फ्लेमेशन है, ठीक है, टॉन्सिल में इन्फ्लेमेशन हो गया है, तो इस दौरान जो है ना या सर्जिकल प्रोसीजर हो गया है तो इस दौरान एक्यूट पेन हो सकती है, ठीक है। फिर लिखा गया है कि डिफिशिएंट फ्लूइड की वॉल्यूम जो है ना वो कम होती है। क्यों कम होती है, क्योंकि वो जब भी किसी चीज़ को स्वॉलो करता है तो उसे पेन महसूस होता है, तो इस वजह से वो फ्लूइड को भी ज़्यादा नहीं पीता, ठीक है, तो इस वजह से उसको फ्लूइड डिफिशिएंसी हो सकती है। डिफिशिएंट नॉलेज होगी। डिफिशिएंट नॉलेज क्यों होगी, क्योंकि वो जिस डिज़ीज़ के साथ सर्वाइव कर रहा है तो उसे नॉलेज नहीं है इस डिज़ीज़ के बारे में, या उसके केयर गिवर को ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं है इस डिज़ीज़ के बारे में, साइन सिम्टम के बारे में या इसके कॉम्प्लिकेशन के बारे में, तो इस वजह से उसको डिफ़िकल्ट नॉलेज हो सकती है।
नर्सिंग इंटरवेंशन की अगर हम बात करें तो क्या नर्सिंग इंटरवेंशन हो सकती है ड्यूरिंग टॉन्सिलाइटिस, ठीक है, क्या हम इंटरवेंट करेंगे पेशेंट को। तो प्रिवेंट एस्पायरेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि पेशेंट को एस्पायरेशन से प्रिवेंट करेंगे। और किस तरह से हम प्रिवेंट करते हैं, अगर एक बच्चा है और उसका सर्जरी हो गई है, टॉन्सिलाइटिस हो गई, मतलब जो टॉन्सिलेक्टोमी है वो हो गई है, तो उस दौरान हमारे साथ जो नर्सिंग इंटरवेंशन है वो क्या हो सकती है कि हम बच्चे को एस्पायरेशन से बचा के रखेंगे और उसका जो पोजीशन है वो पार्शली फ्रॉन पोजीशन पे रखेंगे, ताकि उसका हेड जो है ना वो क्या हो, विद हेड टर्न, ठीक है, टर्न हेड हो, ठीक है, एक साइड पे टर्न हो गया हो। तो इस दौरान जो है ना क्या हो सकती है, अनटिल द चाइल्ड इज कम्प्लीटली अवेक, जब तक वो बच्चा जो है ना कम्प्लीटली अवेक नहीं हुआ है किसी भी एनेस्थीसिया से, तो उस दौरान हम बच्चे का जो पोजीशन है वो इस तरह से रखेंगे, ठीक है। इनकरेज द चाइल्ड टू एक्सपेक्टोरेट ऑल सिक्रीशन, जितना भी सिक्रीशन हो रहा है तो उसको चाहिए कि वो इसको क्या करे, बाहर निकाले, ठीक है, ताकि उसका जो अंदर जाने की जितनी भी चांसेस है किसी भी फ्लूइड पस या ब्लड की, तो वो क्या हो जाए, वो उससे अवॉइड हो जाए। फिर लिखा गया है कि पेन को रिलीव करेंगे। पेन को किस तरह से रिलीव करते हैं, तो हम आइस कूलर जो है ना वो अप्लाई करते हैं पोस्ट ऑपरेटिवली, या बच्चे को हम क्या करते हैं, जब भी वो उठ जाए कम्प्लीटली, ठीक है, तो उस दौरान हम उसको आइसक्रीम वगैरह खिलाते हैं, ठीक है, आफ्टर सर्जरी, ठीक है। और इसके साथ साथ हम केयर गिवर को क्या करते हैं, उसको समझाते हैं कि बच्चे को क्राइम से दूर रखें, अगर वो रोएगा तो उसके गले में फर्दर जो डिस्कम्फर्ट है वो इंक्रीज हो सकती है और उससे ज़्यादा पेन जो है ना वो फील हो सकता है। तो इस वजह से अपने बच्चे को अगर पॉसिबल हो सके तो उसको रोने से बचाएं। फिर लिखा है कि फ्लूइड की इंटेक हम किस तरह से करेंगे, तो जब भी हमारे साथ बच्चा जो कि टॉन्सिलाइटिस का होता है तो वो ज़्यादा फ्लूइड इंटेक नहीं कर रहा है, तो बच्चे को हम इनकरेज करेंगे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए, और इस तरह से भी नहीं कि वो एक साथ पी ले और उससे ज़्यादा पेन महसूस हुए, बल्कि टाइम के साथ साथ थोड़ा थोड़ा सा पानी जो है ना वो ले सकता है, ठीक है, या आइस चेप भी ले सकता है। इसके ज़रिए से उसका पेन भी कम हो जाएगा और इसके साथ साथ उसका जो फ्लूइड की कंडीशन, जो फ्लूइड का कमी है वो भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अवॉइड इरिटेटिंग लिक्विड, इरिटेटिंग लिक्विड से उसको प्रिवेंट रखेंगे। और कौन से इरिटेटिंग फ्लूइड होते हैं, जैसे कि ऑरेंज जूस हो गया, उसका पेन भी ज़्यादा कर सकता है, मिल्क हो गया इसी तरह से, और फर्दर जो मिल्क वाले आइसक्रीम प्रोडक्ट है उससे भी अवॉइड रखेंगे, ठीक है। सर्जिकल साइट पे, क्योंकि सर्जिकल साइट पे क्या हो सकते हैं, इस चीज़ की वजह से इन्फेक्शन कास हो सकती है और फर्दर डिफिकल्टी आ सकती है, स्वेलिंग हो सकती है। अच्छा, फिर हमारे साथ आ रहा है फैमिली टीचिंग। तो फैमिली टीचिंग किस तरह से प्रोवाइड करेंगे, इंस्ट्रक्ट द केयर गिवर टू कीप द चाइल्ड टू रिलेटिवली क्वाइट एंड फ्यू डेज, ठीक है। केयर गिवर को समझाएंगे, चाहे वो उसकी बाप हो, माँ हो, सिस्टर हो, जो भी हो, उसको समझाएंगे कि उसका जो बच्चा है उसको क्या रखे, उसको बिल्कुल चुप रहे, ठीक है, उसको बिल्कुल खामोश रखे, ताकि वो ज़्यादा बातें ना करे। और जब भी वो ज़्यादा बातें करता है तो इस वजह से उसका जो टॉन्सिलाइटिस है वो फर्दर सीवियर हो सकता है, उसमें इन्फ्लेमेशन हो सकती है, आफ्टर द सर्जरी भी उसमें इन्फ्लेमेशन आ सकती है, ठीक है। रिकमेंड गिवन सॉफ्ट फूड उसे प्रोवाइड करना है, नॉन इरिटेबल लिक्विड उसे देना है, ठीक है। एंड साइन ऑफ हेमोरेज अगर दिखाई दे तो डॉक्टर या डायरेक्ट ही उसके जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है उसके साथ डायरेक्ट ही जाना है और उसे इन्फॉर्म करना है, ठीक है, नोटिफाई करना है। टू प्रोवाइड रिटन इंस्ट्रक्शन एंड टेलीफोन नंबर बिफोर डिस्चार्ज, ठीक है, जब भी वो डिस्चार्ज कर रहे हैं तो उस दौरान हमने क्या करना है, उसका जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है उसका नाम या उसका जो हमारे साथ जो टेलीफोन नंबर होता है उसको लिखना है, ताकि जब भी किसी भी हेमोरेज की साइन एंड सिम्टम दिखाई दे तो डायरेक्ट ही वो उस नंबर पे कॉल करे, ठीक है। तो चलो स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमारा जो चैप्टर है वो ख़त्म हो गया है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये डिजीज़ भी। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन कम्प्लिकेशन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ ले। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।